Hi, I am Professor L. K. Govil, Department of Computer Science, Government GSG PG College, Balod. This lecture is prepared for class BCom second year Computer Applications, subject Web Technology and E-Commerce, paper first, unit third HTML. This is the fifth lecture for units 3. In this lecture, we have covered form elements. तो हम देखते हैं कि फॉर्म एलिमेंट्स क्या होता है, HTML फॉर्म्स क्या होता है। तो ये HTML फॉर्म जो होता है वो यूज़र के द्वारा इनपुट देने के लिए बनाया जाता है और उस फॉर्म के जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो सर्वर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। तो जैसे आप जानते होंगे कि जब हम कोई एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो एक प्रकार का वो फॉर्म ही है। उसी प्रकार से हमको फॉर्म यदि हमको डिज़ाइन करना है और उस फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन हम फिल किए हैं वो इंफॉर्मेशन सर्वर में जाके फिल्ड हो जाए और उसका आउटपुट हमको मिल जाए या उसको आगे हम कोई प्रोसेस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें कि एक एग्जामिनेशन फॉर्म पीटी या पीएमटी या कॉलेज के एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए या के लिए हम फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर आपको एक विंडोज़ ओपन होता है जहाँ पर आपको नाम पूछता है, फादर्स नेम पूछता है, फ़ोटो पूछता है, सिग्नेचर पूछता है अपलोड करने के लिए, फिर आपका लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन पूछता है, जेंडर पूछता है मेल फीमेल, आपका लास्ट क्वालिफिकेशन मार्क्स पूछता है। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को हम जब भरते हैं और सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद फिर हमको बाद में वो प्रोसेस करके रोल नंबर जनरेट करके हमको एडमिट कार्ड प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से जो फॉर्म हमको बनाना है और फॉर्म बनाने के लिए हमको कौन कौन सा ऐसे एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम इनपुट एलिमेंट्स बोलते हैं, उस एलिमेंट्स या फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन सा फॉर्म एलिमेंट्स की ज़रूरत हमको पड़ेगी एक पर्टिकुलर फॉर्म को डिज़ाइन करने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्म को जब हम HTML में बनाते हैं तो फॉर्म बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्म टैग का, और ये फॉर्म टैग होता है इस प्रकार से, फॉर्म टैग हो गए, ये एंगुलर ब्रैकेट लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल के बीच में लिखा हुआ है और एंड होगा स्लैश फॉर्म के साथ। इसके अंतर्गत जो होगा वो फॉर्म एलिमेंट्स होगा। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो फॉर्म एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा एलिमेंट्स जो होंगे उस एलिमेंट्स का क्या यूज़ है और कैसे हम उसको यूज़ करेंगे। तो एक बार समझ में आ गया कि फॉर्म क्या करेगा, जो एलिमेंट्स इसके अंदर में हम लिखे हैं उन सारे एलिमेंट्स को सर्वर को भेजने के लिए यूज़ करता है फॉर्म एलिमेंट्स। मतलब ऑल द इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड एंड देन सेंड टू द सर्वर थ्रू द एक्शन। तो फॉर्म में जो मेन एट्रीब्यूट्स जो होता है एक्शन होता है। फॉर्म के एक और एट्रीब्यूट जो होता है मेथड जो होता है। तो बेसिकली दो एट्रीब्यूट्स होते हैं फॉर्म में, एक्शन और मेथड। एक्शन का मतलब होता है वो काम करेगा कि हमारा जो एलिमेंट्स से जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो एलिमेंट्स को कैसे प्रोसेस करेगा, दैट इज़ अ एक्शन। और जो मेथड होता है वो मेथड गेट और पोस्ट होता है। हम आगे देखेंगे कि गेट का मतलब क्या होता है, पोस्ट का मतलब क्या होता है, क्यों हम मेथड को गेट करेंगे और कब हम उसको पोस्ट करेंगे, तो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि फॉर्म क्या होता है, HTML हम फॉर्म कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमने वही चीज़ बताया है कि फॉर्म एलिमेंट्स जो होता है उसमें कौन कौन सा कंटेंट्स होंगे एक पर्टिकुलर फॉर्म एलिमेंट्स में। तो फॉर्म एलिमेंट्स में जो मेन कंटेंट्स हैं जो है, जैसे टेक्स्ट है, टेक्स्ट फील्ड हो गया, चेक बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, सबमिट बटन हो गया, और बहुत सारे के जो टैग होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं जिनका यूज़ हम फॉर्म एलिमेंट्स में कलेक्ट करते हैं। और जो इनपुट टाइप के जो एलिमेंट्स है जिसको हम बोलते हैं इसका टाइप, मतलब इनपुट एक टैग है, फॉर्म एलिमेंट्स है। इस इनपुट एलिमेंट्स के अंतर्गत हम टाइप को चेंज करेंगे तो वो कभी टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा, तो कभी चेक बॉक्स बन जाएगा, तो कभी रेडियो बटन बन जाएगा, या सबमिट बटन बन जाएगा, या रिसेट बटन बन जाएगा। तो जिस प्रकार के हम एलिमेंट्स बनाना चाहते हैं, जिस प्रकार के वर्क करने के लिए हम एलिमेंट्स बनाना चाहते हैं, वो इनपुट एलिमेंट्स के द्वारा हम उसको बना सकते हैं। तो हमारे पास एक जो टैग है दैट इज़ अ इनपुट, और उसका टाइप के अनुसार से हम उसको क्या किस समय क्या यूज़ करना है वो हम बना सकते हैं और हम देखते हैं। तो टाइप इज़ अ एट्रीब्यूट्स, इनपुट इज़ अ एलिमेंट। तो आगे हम देखते हैं इसको
कि कौन कौन सा टाइप को क्या क्या हम बदलेंगे तो क्या क्या दिखाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो कॉमन जो टाइप जो होते हैं जिसका जनरली हम यूज़ करते हैं, वैसे तो बहुत सारे टाइप और हैं जिसको हम यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहे हैं। ये मेन जो टाइप्स हैं इनपुट के उसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं, ज़्यादातर हम यूज़ जो करते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला एलिमेंट्स है टेक्स्ट। तो टाइप इक्वल टू हम टेक्स्ट करते हैं तो हमको एक टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा, टेक्स्ट इनपुट बॉक्स, जहाँ पर हम कोई भी इंफॉर्मेशन टाइप करके हम उसको इनपुट कर सकते हैं। रेडियो, टाइप इक्वल टू रेडियो। तो टाइप इक्वल टू रेडियो का मतलब होता है कि हमारे पास एक रेडियो बटन हो जाएगा। रेडियो बटन के अनुसार गोल जो देखते होगे, जहाँ पर हम दो मल्टीपल में से किसी एक ऑप्शन को चूज करते हैं, दैट इज़ अ रेडियो बटन। हमारे पास 4-5 ऑप्शन है या 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन या 10 ऑप्शन है, उनमें से किसी एक को ही हमको सेलेक्ट करना है। दैट मीन्स यू हैव मेनी चॉइस एंड यू कैन सेलेक्ट ओनली वन, देन यू कैन यूज द रेडियो बटन। तो इस प्रकार से रेडियो बटन बनाने के लिए हम इसको टाइप करेंगे तो रेडियो हो जाएगा। दूसरा है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के अंतर्गत हम उसको चेक कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं, दैट मीन्स मल्टीपल सिलेक्शन। हम बहुत सारे चेक बॉक्स में से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के एक साथ ले सकते हैं या किसी को भी नहीं ले सकते। तो चेक बॉक्स बनाना मतलब कैसा होगा, इस प्रकार से आपका एक बॉक्स रहेगा जहाँ पर हम चेक करेंगे तो या तो इस प्रकार से वो क्रॉस बनाएगा, ऐसा क्रॉस बनाएगा, या फिर राइट का सिंबल बनाएगा। तो किसी न किसी प्रकार से वो चेक बॉक्स हम जो यूज़ कर रहे हैं वो चेक बॉक्स के लिए हम चेक बॉक्स लिखेंगे। सबमिट जो दिख रहा है आपका, सबमिट टाइप का मतलब होता है कि ये इन्फॉर्मेशंस को सर्वर को भेजने के काम करता है। डिफाइंड अ सबमिट बटन, जो फॉर्म के जो भी इंफॉर्मेशन है दैट इज जो भी वैल्यू हमने उस जितने भी फॉर्म में जो वैल्यू हमने डाला है उन सारे इन्फॉर्मेशंस को कहाँ भेजेगा, सर्वर को भेजने का काम करता है सबमिट बटन। रिसेट बटन का यूज़ होता है, जो फॉर्म में हमने लिख दिया है अब हम चाहते हैं कि जो लिखा हुआ गलत है फिर से इनिशियल पोजीशन में आ जाए, जिस तरीके से हमने शुरू किया था उसी पोजीशन में आ जाए, तो दैट मीन्स रिसेट। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हम भरे थे वो इन्फॉर्मेशन अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो रिसेट बटन का मतलब समझ में आ गया कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमने भरा है उस इन्फॉर्मेशन को क्लियर करना है, तो एक हम रिसेट यूज़ करते हैं। बटन टाइप इक्वल टू यदि हम बटन करते हैं तो हम अपने हिसाब से कोई भी बटन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सबमिट और रिसेट इज अ बाय डिफ़ॉल्ट बटन, हम चाहते हैं कि ओके बनाना है या सेव बटन बनाना है या और अदर कोई बटन यदि हम बनाना चाहते हैं। पुश बटन एक्चुअल में क्या है, पुश बटन है, क्योंकि हम जब इसको क्लिक करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि बटन पुश हो रहा है, तो एक इफेक्ट दिखता है। इसी प्रकार से हम यदि बटन बनाना चाहें तो उसके लिए हम बटन टाइप का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं पासवर्ड, ये स्पेशल टाइप का इनपुट है, टेक्स्ट बॉक्स से ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो करेक्टर हम टाइप करेंगे वो करेक्टर दिखाई नहीं देगा, वो डॉट डॉट सिंबल के रूप में लिखाएगा। तो पासवर्ड का मतलब होता है नो बडी कैन बी इंटरप्रेट व्हाट यू कैन राइट या व्हाट यू कैन एंटर। यदि हम चाहते हैं कोई भी व्यक्ति जो हम टाइप कर रहे हैं उसके अक्षर को वो दिखाई मत दे वहाँ पर, तो ऐसे चीज़ के लिए हम क्या लिखते हैं, उसको क्या बनाते हैं, टाइप पासवर्ड टाइप का, ताकि वहाँ पर इनपुट टेक्स्ट टाइप करेंगे तो ABCD जो भी लिखेंगे, नाम लिखेंगे वो दिखाएगा, लेकिन पासवर्ड में लिखेंगे तो ABCD हम लिखेंगे तो उसके जगह पे डॉट डॉट दिखाएगा। तो जब भी हमको पासवर्ड टाइप का फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी तब हम उसको इनपुट टाइप पासवर्ड रखेंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट टाइप फाइल। यदि हमको किसी फाइल को अपलोड करना है, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा फोटोग्राफ्स को हम सेलेक्ट करें और वहाँ पर आ जाए, तो फोटोग्राफ का पाथ को सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर इनपुट टाइप क्या लिखते हैं, फाइल। तो ये किसी भी फाइल को ब्राउज बटन यहाँ पर दिया रहेगा, जैसे ही हम फाइल करें ब्राउज बटन दिया रहेगा, ब्राउज बटन से हम पर्टिकुलर किसी फाइल को सेलेक्ट करेंगे तो वो फाइल उस जगह पे आ जाएगा। तो फाइल टाइप का मतलब हो गया हमारे सिस्टम से किसी भी फाइल को क्या करना, सिलेक्ट करना। यहाँ पर है एक टाइप इमेज, तो इमेज टाइप का बटन यदि हमको बनाना है, बटन में ओके कैंसिल के जगह क्या होना चाहिए, इमेज टाइप का बटन यदि हम बनाना है, सबमिट बटन या कोई भी बटन, तो हम उसको इमेज लिखेंगे टाइप। और इमेज जैसे लिखते हैं तो इमेज के लिए क्या होता है, SRC लिख के हम उसको क्या करना पड़ेगा, जो इमेज को उस बटन के ऊपर इम्पोज करना चाहते हैं उस पाथ हम डिफाइन करेंगे उस इमेज का। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि हम किस प्रकार से हम टाइप को, हमारा इनपुट एक सिंगल टैग है, उस इनपुट टैग में हम टाइप एट्रीब्यूट को अलग अलग डिफाइन करने से वही इनपुट
हमको कभी चेक बॉक्स बन जाता है, कभी रेडियो बटन बन जाता है, कभी टेक्स्ट बॉक्स बन जाता है, कभी सबमिट बटन बन जाता है, कभी सिंपल बटन बन जाता है या का पासवर्ड बन जाता है। तो इस प्रकार से एक इनपुट टैग के द्वारा हम मल्टीपल टाइप के एलिमेंट्स हम बना सकते हैं। इन सब का हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। हर टेक्स्ट बॉक्स, हर इनपुट टाइप को हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे कि कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो ये एक डिस्क्रिप्शन था कि किस प्रकार से हमको क्या चीज़ को कैसे करना है, हम आगे उसको देखेंगे जब भी हमको बनाना होगा। नेक्स्ट आता है एक्शन एट्रीब्यूट्स। ये एक्शन एट्रीब्यूट्स जो होता है दैट इज अ फॉर्म एलिमेंट्स, जो फॉर्म टैग है उस फॉर्म टैग का होता है। एक्शन के द्वारा ही हमारा फॉर्म एलिमेंट जो होता है, उस फॉर्म एलिमेंट में एक्शन के द्वारा ही उस फॉर्म एलिमेंट को प्रोसेस किया जाता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट php, दिस इज अ प्रोग्राम फाइल। इस प्रोग्राम फाइल में जो भी इंफॉर्मेशन लिखा होगा, क्या करना है हमारे इनपुट, देखिए फॉर्म से हमको क्या मिला, इनपुट मिला, और उस इनपुट को क्या करना है, कैसे करना है, वो कहाँ डिफाइन करेंगे हम, एक्शन। और ये पेज कहाँ पर मिलेगा, दैट इज अ सर्वर पेज। तो ये भी पेज कहाँ पर होगा, सर्वर पेज। जब हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करते हैं, अभी जो हम बना रहे हैं वो क्लाइंट साइड है, क्योंकि हम अपने सिस्टम पे बना रहे हैं। लेकिन उस सिस्टम पे जो बनाने के बाद सर्वर पे क्या काम होगा, सर्वर कैसे उसको इंटरप्रेट करेगा, सर्वर उस इनपुट को क्या काम करेगा, कैसे सेव करेगा, उसके लिए जो भी फाइल हम डिफाइन करेंगे, जो फाइल बनाएंगे या प्रोग्राम बनाएंगे, वो सर्वर में लिखना पड़ेगा। और उसी सर्वर में जो लिखा हुआ प्रोग्राम है उसी को हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट php। php में लिखा हुआ एक प्रोग्राम है। ASP में भी लिख सकते हैं, JSP में भी लिख सकते हैं, किसी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हम उसको वर्क को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है टारगेट। तो टारगेट हमने एक बार देख चुके हैं, वही टारगेट है यहाँ पर कि हमारा जो पेज है जो ओपन होगा वो कहाँ पर ओपन होगा, जो एक्शन होने के बाद जो उसका रिफ्लेक्शन है वो कहाँ पर होगा। तो टारगेट इक्वल टू, हमने ब्लैंक लिया तो ब्लैंक के लिए है, जो यदि हम सेल्फ लिखते हैं तो उसी जगह पे आ जाएगा, पेरेंट लिखते हैं तो पेरेंट का यूज़ करेगा, फ्रेम्स का नाम देते हैं तो वो फ्रेम में चला जाएगा। तो इस प्रकार से मेन दो एट्रीब्यूट्स हमने देखा, ये दोनों एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो फॉर्म एलिमेंट्स या फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट्स हैं। एक्शन जिसके द्वारा एक्शन परफॉर्म करवाया जाएगा, और टारगेट जो फॉर्म एक्शन करेगा उसका रिपोर्ट जो होगा वो कहाँ पर मिलेगा, कौन सा फ्रेम में मिलेगा या किस विंडो में मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्म का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, जिसके बारे में अभी हम थोड़ा सा डिस्क्राइब किए थे, दैट इज अ मेथड। मेथड जो होता है फॉर्म में कि जो एलिमेंट्स हमने बनाया उसकी वैल्यू जो होगा वो सर्वर में किस प्रकार से जाएगा। मेथड दो प्रकार के होंगे, इस मेथड के जो वैल्यू है या तो वो गेट होगा या तो पोस्ट होगा। तो गेट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यदि हम कोई भी मेथड डिफाइन नहीं कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, वो गेट है। तो गेट के मतलब होता है जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी वैल्यू है उसके वैल्यू को विजिबल होता है एड्रेस फील्ड में। मतलब जो ब्राउज़र है उस ब्राउज़र के एड्रेस बार में हम देखेंगे, जैसे ही उसको बटन को हम सबमिट करेंगे तो सबमिट करते समय कौन कौन सा वैल्यू सर्वर को जा रहा है वो दिखाएगा। कब, यदि हम मेथड इक्वल टू क्या कर दें, गेट कर दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक साइज लिमिट होगा। तो इसका एक जो साइज लिमिट है वो साइज क्या है, 2048 कैरेक्टर तक ही को ही दिखा पाएगा वो, क्योंकि इसको एड्रेस बार में दिखाना है किसके साथ, उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स का नाम का उसका वैल्यू दोनों पेयर के साथ में दिखाएगा। जो फॉर्म डेटा जब सर्वर को भेजा जा रहा है यूआरएल में, तो वहाँ पर यूआरएल में उसकी वैल्यू दिखाएगा। और कैसे दिखाएगा, जैसे हम यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए ये हमने बताया एक्शन डॉट पेज डॉट php दैट इज एक्शन, लेकिन यहाँ पर दो वैल्यू जा रहा है। फर्स्ट नेम जॉन, द फर्स्ट नेम एक टेक्स्ट बॉक्स होगा जहाँ पर हमने जॉन लिखा होगा, लास्ट नेम डोए, दूसरा मतलब हमने फॉर्म में दो टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किए हैं, एक का नाम फर्स्ट नेम है और दूसरे का नाम लास्ट नेम है, और उसमें हमने जो वैल्यू डाला है वो एक जॉन है और दूसरा डो। तो इस प्रकार से पेयर में दिखाएगा। कौन सा पेयर में दिखाएगा, नेम के और उसकी वैल्यू। ये कहाँ दिखाएगा, एड्रेस बार में दिखाएगा। कब दिखाएगा, जब हम उसको गेट बना देते हैं, किसको, मेथड को। मतलब मेथड इक्वल टू हमने गेट कर दिया, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। यदि हमने ऐसा लिखा कि फॉर्म
एक्शन इक्वल टू, एक्शन का पेज हमने देख ही लिया क्या एक्शन करना, और हमने यहाँ पर लिखा मेथड इक्वल टू गेट। जैसे ही हमने मेथड इक्वल टू गेट लिखा और जब सबमिट बटन को हम प्रेस करेंगे तो सारे इन्फॉर्मेशन जो हमारे इनपुट में जो जा रहा है, इनपुट से जो ले रहा है, उस जिसको सर्वर में भेज रहे हैं, उन सारे इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर दिखाता है। तो इस प्रकार से गेट मेथड का हम उपयोग कब करते हैं, जब हमारा इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल नहीं है, मतलब किसी को भी देखने से कोई समझ में आ जाए तो भी कोई फर्क ना पड़े, ऐसे सिचुएशन में हम गेट मेथड का यूज करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं नॉन सिक्योर डेटा। तो मान लीजिए हम कोई नॉन सिक्योर डेटा की बात करते हैं जिसको पब्लिक वैल्यू है, पब्लिक लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसे डेटा के बारे में यदि हमको भेजना है तब हम गेट मेथड का यूज करेंगे। लेकिन यदि हमको कोई इन्फॉर्मेशन जो देना, भेज रहे हैं या सबमिट कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन किसी को भी दिखाई मत दे, क्या हमने वैल्यू पास किया सर्वर पे, तो हम गेट मेथड यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे पोस्ट मेथड। तो अब देख सकते हैं पोस्ट मेथड, तो जब भी हमको कोई भी डेटा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, सिक्योर्ड इंफॉर्मेशन है, ऐसे इंफॉर्मेशन को सर्वर को जब हमको भेजना चाहते हैं तब मेथड इक्वल टू क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे इस प्रकार से। तो जब भी हमको सिक्योर इन्फॉर्मेशन जिसको देखने से कुछ फर्क पड़ जाएगा, जैसे यूजर नेम और पासवर्ड, लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद हम सबमिट करते हैं तो हमारा यूजर नेम भी है और हमारा पासवर्ड भी, यदि हम यूजर नेम और पासवर्ड को गेट मेथड से भेजेंगे तो कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है, समझ सकता है कि हाँ इसका यूजर नेम और पासवर्ड क्या है। लेकिन यदि हम उसको पोस्ट मेथड से भेजते हैं तो वो यूजर नेम और इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगा, सिर्फ एक्शन पेज जाएगा और उसके साथ क्या वैल्यू जा रहा है वो आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए इसकी साइज का कोई लिमिटेशंस नहीं होता है, मतलब बहुत सारे डेटा को हम भेज सकते हैं पोस्ट मेथड के द्वारा, लेकिन गेट मेथड के द्वारा हम फिक्स लिमिट नंबर ऑफ डेटा की वैल्यू को ही भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से समझ में आ गया कि हमारा मेथड्स क्या है और गेट मेथड क्या होता है, पोस्ट मेथड क्या होता है। तो अब हम देखते हैं नेम एट्रीब्यूट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेम एट्रीब्यूट्स के द्वारा ही हम किसी पर्टिकुलर इनपुट फील्ड का नाम हम जानते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स या कोई भी चेक बॉक्स या कोई रेडियो बटन हम बना रहे हैं, उनका एक पर्टिकुलर नाम डिफाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम उसको सबमिट करते हैं तो उसी के नाम के द्वारा ही उसकी वैल्यू का भी पेयर कहाँ सबमिट होता है, सर्वर में सबमिट। यदि हम नाम डिफाइन नहीं करेंगे तो वो वैल्यू सबमिट नहीं हो पाएगा, कहाँ, सर्वर पे। तो नेम पर्टिकुलर एलिमेंट्स होगा, उस एलिमेंट का हम नेम एट्रीब्यूट्स के द्वारा उसका नाम डिफाइन करेंगे। और यदि हमने नाम डिफाइन नहीं किया उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स का तो उसका डेटा फिर सर्वर में ये नहीं सेंड हो पाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा नेम एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट है वैल्यू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैल्यू को ही तो भेजना है, नेम और वैल्यू। तो नेम एट्रीब्यूट से उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स का नाम पता चला और उसमें क्या इंफॉर्मेशन है वो किससे पता चलेगा, उसके वैल्यू से। तो जो उसमें वैल्यू हम डालना चाहते हैं या बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो हम टाइप करेंगे वो वैल्यू आएगा। तो वैल्यू एट्रीब्यूट्स के द्वारा कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स में कौन सा वैल्यू स्पेसिफाइड किया गया है वो या तो हम देख सकते हैं या हम उस वैल्यू के एट्रीब्यूट्स के द्वारा उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि कौन कौन सा वैल्यूज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए बटन जो हम बता रहे हैं, बटन है, रिसेट है, सबमिट है ना। इट डिफाइन द टेक्स्ट ऑन द बटन। तो इसका जो वैल्यू होगा वो टेक्स्ट जो बटन में जो लिखा हुआ है इसका वैल्यू वही होता है। जैसे इसका बटन में बटन लिखा हुआ है, रिसेट लिखा हुआ है, सबमिट लिखा है, दैट इज द वैल्यू। टेक्स्ट, पासवर्ड, हिडन, ये जो इनिशियल डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है वो इनपुट फील्ड होता है। इनिशियल फॉर टेक्स्ट, पासवर्ड एंड हिडन इट इज डिफाइंड द इनिशियल, दैट इज डिफॉल्ट वैल्यू। तो जो टेक्स्ट में जो लिखा है वही उसका डिफॉल्ट वैल्यू है। यदि हम उसमें कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो वो नया वैल्यू मिलेगा। यदि हमने कुछ भी नहीं लिखते हैं तो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो डिफाइन किया गया है, उसका लेवल यदि हम बात करते हैं तो वो डिफॉल्ट वैल्यू कहलाता है। चेक बॉक्स, रेडियो, इमेज, इट डिफाइंड द वैल्यू एसोसिएटेड विद द इनपुट।
दिस इज आल्सो द वैल्यू दैट इज सेंड ऑन द सबमिट बटन। तो जो वैल्यू इसके साथ एसोसिएटेड होगा वो उसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है। जैसे कि चेक बॉक्स की हम बात कर रहे हैं तो चेक बॉक्स ट्रू होगा या फॉल्स होगा, रेडियो बटन ट्रू होगा या फॉल्स होगा। यदि हम सेलेक्ट किए हैं तो रेडियो बटन एक का ट्रू होगा, दूसरे का फॉल्स होगा। यदि हमने चेक बॉक्स हमने किया है तो इसका वैल्यू क्या होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। रेडियो बटन में वैल्यू 0 हो सकता है, जो वैल्यू पर्टिकुलर उस रेडियो बटन का नाम हमने डिफाइन किया, उस नाम में जो वैल्यू जाएगा वो वैल्यू सिंगल वैल्यू होगी। चेक बॉक्स में अलग अलग का हमने नाम दिया, बहुत सारे चेक बॉक्स तो इंडिविजुअल वैल्यू होगा उसका। तो इस प्रकार से वैल्यू के द्वारा हम उस प्रॉपर्टीज का अलग अलग वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर वैल्यू ही आपका वेब पेज के अंतर्गत जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं एक हमने नोटिंग किया हुआ है, द वैल्यू एट्रीब्यूट्स कैन नॉट बी यूज्ड विथ इनपुट टाइप फाइल। फाइल जो टाइप में कोई वैल्यू असाइन नहीं होगा, कोई वैल्यू प्रॉपर्टीज नहीं होता है। कहां पर, इनपुट टाइप, यदि वो फाइल टाइप का है, ब्राउजर है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। वहां पर इनपुट टाइप में जो इनपुट की जो वैल्यू होगी, जब तक हम डिफाइन नहीं करेंगे तब तक वहां पर कोई वैल्यू असाइन नहीं होगा। तो इसमें फाइल टाइप में कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहां पर आपने देखा नेम एट्रीब्यूट्स और वैल्यू एट्रीब्यूट्स, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर्म, क्योंकि यही कॉम्बिनेशन आपको फॉर्म कहां पर जाता है, सर्वर पे जाता है। नेक्स्ट है आईडी एट्रीब्यूट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईडी एट्रीब्यूट्स के द्वारा हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, दैट इज अ यूनिक आईडी। हर एलिमेंट्स का एक यूनिक आईडी डिफाइन करते हैं और ये आईडी का उपयोग हम या तो CSS यूज़ करते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट में ज़रूरत पड़ती है, DHTML में यूज़ करते हैं, उस समय हमको आईडी की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर आईडी की ज़रूरत पड़ेगी यदि हम किसी लेवल को डिफाइन करना चाहते हैं हमारे इनपुट में, कोई लेवल हम डिफाइन करना चाहते हैं हमारे इनपुट में, तब हम आईडी के द्वारा ही उसको डिफाइन करेंगे। तो आईडी कैसे होगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आपका इनपुट का कंप्लीट सिंटैक्स जो है इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं इनपुट टाइप दैट इज अ टेक्स्ट, उसका नाम हो गया एफ नेम, आईडी हो गया एफ नेम और वैल्यू को हमने डिफाइन कर दिया एफ में। तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, क्योंकि जब हम उस टेक्स्ट बॉक्स में एंट्री करेंगे उस समय जो एंट्री कर रहे होंगे वो वैल्यू फिर आ जाएगा यहाँ पर अपने आप। यदि हम कोई एंट्री नहीं कर रहे हैं तो वैल्यू नल चला जाएगा, या उसका नल यदि हम डिफाइन करते हैं तो नल जाएगा। नेक्स्ट टैग होता है सेलेक्ट, ये भी फॉर्म एलिमेंट्स है। तो सेलेक्ट के द्वारा हम मेनू जो होता है, ऑप्शंस जो होता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट हम जो बनाते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट हम बना सकते हैं किसके द्वारा, सेलेक्ट टैग के द्वारा। तो सेलेक्ट टैग को हम कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट टैग के द्वारा हम सेलेक्ट लिखेंगे, सेलेक्ट को क्लोज करेंगे स्लैश सेलेक्ट में, उसके अंदर ऑप्शंस, और ऑप्शंस जो होगा और स्लैश ऑप्शन से क्लोज होगा। इसके अंतर्गत जो भी वैल्यू हमको डालना है, इस प्रकार से बहुत सारे लिस्ट हम बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट है एक प्रकार का, और ड्रॉप डाउन लिस्ट यदि हम जब बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो जो भी ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 हम लिखना चाहते हैं तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा। जैसे उसको क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन उसमें दिखाई देगा, और उन ऑप्शन में से हम पर्टिकुलर किसी भी एक ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या एक से ज़्यादा ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम उनमें से किसी एक ऑप्शन को ही हम सेलेक्ट करते हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट यदि हमको बनाना है तब हम यूज़ करते हैं सिलेक्ट टैग का। इस सेलेक्ट टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे सेलेक्टेड। मान लीजिए ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 की हम बात कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट पहला जो ऑप्शन होगा वो सेलेक्ट होगा। यदि हम चाहते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर ऑप्शन ही दिखाए पहले में, जैसे ही हम ओपन करें तो चौथे नंबर ऑप्शन दिखाए, तो उस ऑप्शन में हम सेलेक्टेड लिख देंगे तो वो ऑप्शन पहला दिखाएगा। तो किसी भी ऑप्शन को हमको बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करना है तो उसके अंदर क्या यूज़ करेंगे, सेलेक्टेड टैग।
और दूसरा एट्रीब्यूट्स होता है मल्टीपल। तो मल्टीपल का मतलब होता है वी कैन सेलेक्ट मोर देन वन ऑप्शन एट अ टाइम। तो एक से ज़्यादा ऑप्शन को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तब हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, सेलेक्ट मल्टीपल। यदि हम लिख देते हैं यहाँ पर सेलेक्ट मल्टीपल, तो हमारा जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें हम मल्टीपल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं लिखे हैं तो हम एक ही ऑप्शन को एट ए टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये सेलेक्टेड लिखेंगे हम ऑप्शन के साथ, जिस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पर सेलेक्टेड लिखेंगे। तो इस प्रकार से सेलेक्ट टैग हो गया। नेक्स्ट है आपका लेवल टैग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल टैग के द्वारा हम लेवल डिफाइन करते हैं। लेवल किसके लिए डिफाइन करते हैं, इनपुट के लिए डिफाइन करते हैं। तो जो भी इनपुट में हम दे रहे हैं वहाँ पर हम आईडी डिफाइन कर दिए हैं, उसी आईडी के बेस पे हम लेवल डिफाइन करते हैं। तो लेवल टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके द्वारा हम किसी भी लेवल को डिफाइन कर सकते हैं। और लेवल डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं लेवल टैग का। और लेवल टैग का जो सिंटेक्स है इस तरीके से होगा, लेवल, उसके बाद हो जाएगा फॉर्म कंटेंट जो भी हमको लिखना चाहते हैं, और स्लैश लेवल से इसका क्लोज होगा। और ये जो लेवल टैग है वो बटन के लिए लेवल, इनपुट के लिए, जो भी मीटर आउटपुट के लिए, प्रोग्रेस के लिए, सेलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, ये किसी के लिए भी हम लेवल डिफाइन कर सकते हैं। तो लेवल का मतलब क्या समझ में आ गया। जैसे हम इनपुट टाइप टेक्स्ट करते हैं तो एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाए, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उस टेक्स्ट बॉक्स में हम नाम लिखना चाहते हैं कि एड्रेस लिखना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि उस टेक्स्ट बॉक्स में एक ऊपर में आ जाए नेम लिखा, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें नेम एंट्री करना है। दूसरा एड्रेस लिखा हुआ तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें एड्रेस लिखना है। तो लेवल पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स को जो इनपुट टाइप है उसको हमको डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं लेवल का। तो लेवल टैग का हम यूज़ करेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि लेवल टैग का यूज़ कैसे करते हैं, जिनका सिंपल सिंटेक्स है लेवल, और उसके अंदर जो कंटेंट हमको लिखना है, जो लेवल आपको बनाना चाहते हैं। कि नेम लिखना है तो नेम लिख देंगे, फादर्स नेम लिखना है तो फादर्स नेम लिख देंगे, एड्रेस लिखना है तो एड्रेस लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एग्जांपल के द्वारा हम लेवल को बताए हैं कि किस प्रकार से लेवल टैग का हम यूज़ कर रहे हैं। लेवल टैग को दो प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। एक तो एक जो दिख रहा है पहला टाइप का, जनरली हम यूज़ करते हैं इसी टाइप का, लेवल फॉर इक्वल टू स्टूडेंट और स्टूडेंट, दिस इज अ लेवल कंटेंट। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये तो हो गया आपका स्टूडेंट दिखाएगा। यहाँ पर हम फादर्स नेम, एड्रेस जो लिखना चाहते हैं यहाँ लिखेंगे। ये जो फॉर जो लिखा हुआ है दिस आईडी, तो दिस स्टूडेंट जो लिखा है दिस इज द आईडी ऑफ द इनपुट टाइप। ये जो इनपुट टाइप हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, इस इनपुट टाइप का जो आईडी होगा स्टूडेंट नाम का, तो उस इनपुट की टाइप रेडियो के लिए या जो इनपुट टाइप है उसके लिए लेवल है ये। तो यह यहाँ से मैच करेगा आईडी किसका लेवल आप बनाना चाह रहे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आप लेवल बना रहे हैं, वो लेवल किसका बनाना चाह रहे हैं। तो जिसका लेवल बनाना चाह रहे हैं उसकी आईडी को यहाँ पर आप लिखेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर या तो एफ नेम है तो एफ नेम लिखेंगे, एड्रेस है, एड्रेस आपने इनपुट के लिए इनपुट टाइप लिया टेक्स्ट है, जहाँ पर आप एड्रेस लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एड्रेस के लिए। तो इसको एग्जांपल से हम बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे कि लेवल कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं। और ये फॉर एट्रीब्यूट्स है इस लेवल टैग का, ये बताना चाह रहे हैं लेवल फॉर किसके लिए, स्टूडेंट, दैट इज द आईडी। क्या लेवल चाहिए यहाँ पर लिखेंगे। तो ये एक तरीका से हो गया, इस तरीके से हम लिखेंगे। दूसरा तरीका जो है अल्टरनेटिव वे जो है, लेवल के अंतर्गत ही हमको इनपुट को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया। तो यहाँ पर फिर आईडी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लेवल के अंतर्गत ही हमने इनपुट को लिया। इसका मतलब यह है कि ये जो लेवल हम बना रहे हैं ये लेवल पर्टिकुलर इसी इनपुट के लिए है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आईडी इक्वल टू मेल जो हमने लिखा इसकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत कब पड़ेगी, जब हम इनपुट को अलग से बना दें और लेवल को हम अलग, मतलब यहाँ पर लिखना पड़ेगा लेवल फॉर आईडी इक्वल टू मेल, तब उसका लेवल बनेगा।
तो इस प्रकार से आपने समझ गए कि किस प्रकार से आपने यूज करेंगे किसको, लेबल को। एक तो लेबल को इंडिविजुअल यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको फॉर इक्वल टू आईडी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, और दूसरे प्रकार में हम लेबल के अंदर ही इनपुट को हम रख सकते हैं, तो उसमें आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों में से कोई भी यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया जैसे इनपुट हमने देखा टेक्स्ट में सिंगल लाइन की वैल्यू हम एंटर कर सकते हैं, लेकिन हमको और उसकी एक लिमिटेशन है, उसमें हम 255 कैरेक्टर से ज़्यादा हम नहीं लिख सकते। लेकिन यदि हमको बहुत सारा कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा है, जैसे हमको समरी लिखना है या एक्सपीरियंस लिखना है या कोई हॉबी लिखना है, जो मोर देन 1 लाइन हो सकते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शंस लिखना है, ऐसे इंफॉर्मेशंस के लिए हम टेक्स्ट एरिया डिफाइन करते हैं। और वो टेक्स्ट एरिया जो टैग है मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए यूज़ किया जाता है, कि हमारे पास एक से ज़्यादा लाइन की टेक्स्ट है या एक से ज़्यादा करेक्टर को, एक से ज़्यादा लाइन को यदि हमको इनपुट करना है, तब हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया। तो इसके लिए जो मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके कॉलम्स, कितने कॉलम का होगा, रो कितने लाइन आएंगे। तो कॉलम मतलब कितने करेक्टर को हम कॉलम बोलते हैं, और रो मतलब कितने लाइन आपको दिखाई देना है। हम बोल रहे हैं कि इसमें एक मल्टीपल लाइन यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर रो और कॉलम डिफाइन करेंगे, तो जैसे कॉलम कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट रो में आ जाएगा, रो कंप्लीट हो जाएगा तो स्क्रॉल बार आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स को हम यूज कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन को यूज कर सकते हैं। और मैक्स लेंथ यदि हम डिफाइन कर देते हैं तो उसमें मैक्सिमम लेंथ उससे ज़्यादा कैरेक्टर नहीं जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर सिंटेक्स हमने बताया है, आप देख सकते हैं। टेक्स्ट एरिया हमने लिखा रो मतलब 4 लाइन दिखाएगा, कॉलम 50 मतलब एक लाइन में 50 कैरेक्टर आएगा, मैक्सिमम लेंथ 200 मतलब 200 कैरेक्टर से ज़्यादा इस टेक्स्ट एरिया में नहीं लिख सकते। यदि हम मैक्सिमम लेंथ को डिफाइन नहीं कर सकते हैं तो 200 से ज़्यादा भी हम वैल्यू डाल सकते हैं। तो दिस इज अ बेनिफिट्स ऑफ टेक्स्ट एरिया। जब भी हमको एक से ज़्यादा लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक ही साथ हमको एक से ज़्यादा लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसको एज अ टेक्स्ट एरिया डिफाइन करेंगे या टेक्स्ट एरिया का टैग का यूज़ करेंगे। और यदि हम कॉलम और रो एट्रीब्यूट्स यदि हमको डिफाइन नहीं करना है तो कोई बात नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइन का दिखाएगा ही, लेकिन हम उसमें नंबर ऑफ लाइन्स लिखते जाएंगे, वो स्क्रॉल होता जाएगा। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पे, कि अभी तक हमने सारे एलिमेंट्स जितने भी हमने देखा है फॉर्म एलिमेंट्स है, उन फॉर्म एलिमेंट्स को किस प्रकार से हम एक्सिक्यूट करेंगे और किस प्रकार से हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेबल को हमने बनाया है लेबल। तो लेबल को देखने के पहले हम इसको बात करते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो हमने क्या लिखा, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम एफ नेम आईडी एफ नेम। अब हम लेबल को देखते हैं। तो लेबल के लिए एफ नेम क्या आना चाहिए, नेम दिखना चाहिए ऊपर में, और ये नेम किसके लिए होगा, इस इनपुट टाइप के लिए होगा। तो अब हमने इसको एफ नेम को हमने फॉर करके यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो ये लेबल जो होगा इस इनपुट टाइप के लिए है। सेम चीज़ हमने लिया यहाँ पर सर नेम के लिए, ये फर्स्ट नेम के लिए हम, या फादर्स नेम हमने लिखा हुआ है, ये खुद के लिए है। तो एस नेम हमने आईडी लिखा है, तो एस नेम आईडी का लेबल है फादर्स नेम। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब हम इसको आउटपुट को देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लेबल में ऊपर में टेक्स्ट, एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, उस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर में नेम लिखा होगा, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर में फादर नेम लिखा हुआ मिलेगा। तीसरा इनपुट टाइप जो है वो हमने बनाया है इनपुट टाइप सबमिट। तो ये एक बटन बन जाएगा, जिस बटन को हम प्रेस करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशंस कहाँ चला जाएगा, वेबसाइट में जाएगा, और वेबसाइट में इस सर्वर के अनुसार काम करेगा। चूँकि हमारे पास सर्वर नहीं है इसलिए हम सबमिट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई एक्शन नहीं होगा। क्लियर। इनपुट टाइप रिसेट हमने किया, तो रिसेट को हम क्लिक करके करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन हम भरे थे वो इन्फॉर्मेशन पहले जैसे हो जाएगा। मतलब यदि ओपन करते समय हमारा दोनों टेक्स्ट बॉक्स में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो जैसे ही रिसेट करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन यदि भरे रहेंगे वो क्या हो जाएगा, उससे हट जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमने 3-4 प्रकार की चीज़ों को हमने एक साथ लिख कर एग्जाम्पल के साथ हमने
बताया, क्योंकि इन चारों के कॉम्बिनेशन के द्वारा ही आपको समझ में आएगा कि हमारा फॉर्म एलिमेंट्स कैसे डिफाइन होता है। तो आप जब बनाएंगे तो आप फॉर्म को इसको हटा देंगे एक्शन को, क्योंकि आप जब बनाएंगे तो आपके पास कोई एक्शन नहीं होगा, तो आप सीधा सीधा इसको रिमूव कर देंगे, सिर्फ फॉर्म और फॉर्म को एंगुलर ब्रैकेट में बस लिखेंगे आप। ये यहाँ तक आप हटा देंगे, ये जो दिख रहा है यहाँ तक रहेगा फॉर्म के साथ, ये रहेगा, क्योंकि एक्शन का प्रोग्राम अभी आप सीखे नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि किस प्रकार से एक्शन हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो आपको उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जब भी प्रोग्राम बनाएंगे इस सेक्शन को हटा देंगे, बाकी सब आप लिखते जाएंगे। तो अब आउटपुट हम देखते हैं इसका, और आउटपुट के द्वारा हम समझते हैं कि जो हमने लिखा है वो कैसे दिखेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए नेम ये लेवल में जो हमने लिखा है लेवल के साथ में है, यहाँ पर हमने लिखा राम और हम यहाँ पर लिखा फादर्स नेम है श्याम, ठीक है। अब जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो हमारा एक्शन होगा, क्योंकि हमारे पास अभी कोई एक्शन नहीं है इसलिए कोई काम नहीं होगा। हाँ, रिसेट करके आप देख सकते हैं, रिसेट हम करेंगे तो जो नाम लिखे वो ब्लैंक हो जाएगा। ये देखिए क्यों ब्लैंक हो गया, क्योंकि ओपन करते समय कुछ नहीं था, तो वो उसी कंडीशन में आ जाएगा जैसे फॉर्म को हमने ओपन किया था। सबमिट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कोई पोजीशन नहीं है। सबमिट करके आप देख सकते हैं, देखिए पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड, क्यों दिखाया, क्योंकि कोई एक्शन नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार से यदि हम यहाँ पर प्रोग्राम लिखे रहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन सर्वर में जाता, सर्वर में जो प्रोग्राम हमने लिखा है, कहाँ पर प्रोग्राम हमने लिखा है, एक्शन डॉट अंडरस्कोर पेज में, वो पेज को रन करता और उसके अनुसार से वर्क करता। तो इस प्रकार से यह पहला आपका एलिमेंट्स के फॉर्म एलिमेंट्स का प्रोग्रामिंग था। समझ में आ गया हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं रेडियो बटन कैसे काम करता है। तो आप देखिए रेडियो बटन के लिए हमने 3 रेडियो बटन हमने बनाया है, एक रेडियो बटन, दूसरा रेडियो बटन और तीसरा रेडियो बटन। हमने नेम लिया है जेंडर, आईडी हमने लिया है मेल और वैल्यू हमने लिया है मेल। दूसरे वाले में हमने लिया है नेम जेंडर, आईडी लिया है फीमेल, वैल्यू लिया है फीमेल। और तीसरे में हमने लिया है जेंडर, आईडी लिया है अदर, वैल्यू लिया है अदर। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, रेडियो बटन जब आप बनाएंगे तो नाम, जितने भी रेडियो बटन को ग्रुपिंग आप करना चाहते हैं उनका नाम आपको सेम रखना है। यदि अलग अलग नाम रखेंगे तो वो इंडिविजुअल रेडियो बटन हो जाएगा, मतलब सबको सेलेक्ट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर खास बात ये ध्यान में रखना है, जब भी आप रेडियो बटन का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कि 3 रेडियो बटन एक साथ रहें या 2 रेडियो बटन एक साथ रहें, तो जो एक साथ रखने वाले हो उसका नाम को आपको सेम रखना है। और ये आईडी का जो ज़रूरत पड़ रहा है, यदि आप यूज़ कर रहे हैं लेवल को, तो यदि हम नहीं चाहते हैं लेवल को यूज़ करना तो आईडी देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ सभी में एक एक लेवल हमने डिफाइन किया है। तो जब हमने सब में लेवल हमने डिफाइन किया है तो इसलिए हमने आईडी डिफाइन कर दिया है। तो मेल हमने लिखा तो ये लेवल मेल के लिए है, फीमेल हमने लिखा है तो ये फीमेल वाला आईडी इसके साथ में आ जाएगा, अदर हमने लिया तो अदर वाला इसके साथ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से रेडियो बटन के लिए हमने बेसिक एग्जाम्पल आपने देखा। अब इसका आउटपुट आप देखें तो किस प्रकार से आपको आउटपुट दिखता है। ये देखिए आउटपुट दिखा। अब आप इसमें से मेल को सेलेक्ट कर रहे हैं, फीमेल को सेलेक्ट कर रहे हैं तो मेल अपने आप हट गया, रेड अदर को सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये 3 में से कोई एक सेलेक्ट होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि हमने तीनों का नाम एक ही रखे हैं। यदि आप तीनों का नाम अलग अलग दे देंगे तो ये सब सेलेक्ट हो जाएंगे अलग अलग। तो ये ध्यान रखें, जितने का ग्रुपिंग आपको बनाना है उन सब का नाम आप एक देंगे। इस प्रकार से ये मेल जो दिखा रहा है ये लेवल से आया है, वो इनपुट टाइप हमने रेडियो रखा है, इसका मतलब सिर्फ ये गोल बना है। नाम के लिए आपको लेवल डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल चेक बॉक्स का। तो चेक बॉक्स का आप देखिए, चेक बॉक्स में सेम बाकी सब चीज वही है। इनपुट टाइप हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, चेक बॉक्स। नेम हमने 12th लिखा, आईडी हमने 12th लिखा, वैल्यू हमने 12th लिखा। ठीक है, तो आईडी क्यों लिखे है 12th? क्योंकि हमने इस लेवल 12th के लिए हमने यहाँ पर डिफाइन हमने किया है, फॉर इक्वल टू 12th। ये लेवल इसलिए आया है यहाँ पर आईडी के लिए। ठीक है, तो ये 12th लिखा हुआ रहेगा चेक बॉक्स में। वैल्यू जब हम क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू को जब पास करेंगे तो 12th, चूंकि चेक बॉक्स है तो हम वैल्यू ऐसे एंटर नहीं कर सकते, तो जो वैल्यू हम डिफाइन किए हैं वो वैल्यू जाएगा वहाँ। इनपुट टाइप हमने दिया यूजी के लिए, इनपुट टाइप हमने दिया पीजी के लिए।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पीजी के लिए इंडिकेट कर रहा है, ये जो लेवल है आईडी यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये आईडी पीजी के लिए। तो इस प्रकार से चेक बॉक्स हमने लिखा है, तो इससे कैसे आउटपुट आपको दिखेगा वो आप देखें, चेक बॉक्स कैसे बन रहा है तो आउटपुट आपको पता चल जाएगा। ये देखिए चेक बॉक्स बना हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए ये चेक बन रहा है, सबको सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसको सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चेक बॉक्स हमको बनाना है, तब इनपुट टाइप में क्या रखेंगे, चेक बॉक्स, और ये 12th लिखा है, फीमेल लिखा है, दैट इज अ लेवल, लेवल से आया है। नेक्स्ट सेलेक्ट, नेक्स्ट हम देखते हैं सेलेक्ट। तो सेलेक्ट के लिए हमने ड्रॉप डाउन मेनू हमको कैसे बनाना है, तो आप देख सकते हैं सेलेक्ट हमने लिया, यहाँ से आप देखिए सेलेक्ट नेम इक्वल टू कार, आईडीज इक्वल टू कार। आईडीज किस लिए डालें, क्योंकि इसमें चूज अ कार हमने ये इसके साथ सुपर इम्पोज हो जाएगा। इस ड्रॉप डाउन जो बटन बनेगा उसका ये लेवल हमने बनाया है, तो लेवल फॉर कार्स, तो कार्स हमने आईडी दिया, तो इसलिए उसके बाद सामने क्या लिखा हुआ मिलेगा, चूज अ कार लिखा हुआ मिलेगा, दैट इज अ लेवल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ऑप्शन के द्वारा वैल्यूज इक्वल टू वैल्यू हमने लिखा, और ये क्या है आपका वॉल्वोस, जो हमको डालना है हमने इसमें डाल दिया। इस प्रकार से जितना भी आपको ऑप्शन और बनाना चाहते हैं तो और इसके अंदर आप लिखते जाएंगे इस प्रकार से, और उस पर्टिकुलर ऑप्शन में क्या वैल्यू आप डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि सेलेक्ट करेंगे तो उसका वैल्यू ही जाएगा, तो हमने उस वैल्यू को भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसका आउटपुट आप देखते हैं कि आउटपुट क्या दिखाता है, तो हमको जो हम ड्रॉप डाउन बोल रहे हैं वो कैसे दिखाएगा, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट इस तरीके से दिखाएगा। ये देखिए चूज अ कार दैट इज अ लेवल, दिस इज अ वैल्यू, हम किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें से, ये देख रहे हैं इस तरीके से आप किसी को भी एरो से माउस से ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हमको कैसे बनाना है, ये सेलेक्ट स्टेटमेंट के द्वारा ही बनता है, जो हमने आगे देखा था। तो इस तरीके से हमको कुछ चूज करना है तो हम बनाएंगे किसके द्वारा, सेलेक्ट टैग के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं पासवर्ड करेक्टर। पासवर्ड का एग्जांपल हम देखते हैं, तो पासवर्ड के लिए आप हमारा मेन फोकस इसी पे रहेगा। पासवर्ड पे हमने आईडी लिख दिया, देखिए हमने दो एक लॉगिन बॉक्स बना दिए, एक ही हमने बना दिया यूज़र नेम जो सिंपल टाइप का है, और दूसरा हमने बना दिया पासवर्ड। तो टाइप इक्वल टू हमने पासवर्ड देंगे तो वो पासवर्ड करेक्टर बन जाएगा, और कैसे दिखेगा उसको हम यहाँ पर देखते हैं। बाकी कुछ नहीं है, बाकी सेम है, हमको बस एक लाइन दो लाइन जो दिख रहा है, जो रेड मार्क करके रखें उसको हमको फोकस करना है। बाकी आपको एक एक करके उन सारे एलिमेंट्स को आपको लास्ट में हम बताएंगे कि किस प्रकार से सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके आपको क्या बनाना चाहिए या कैसे बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर नेम हमने लिखा, एल के गवेल, पासवर्ड हमने डाला राम, तो आप ये देख सकते हैं क्या दिखा दिया, ये स्टार डॉट डॉट। इसका मतलब क्या होगा, हम यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे वो लेटर आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने उसमें पासवर्ड डिफाइन कर दिए हैं। कुछ भी लिखिए आप, वो आपको डायरेक्टली दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार से पासवर्ड इनपुट टाइप पासवर्ड करेंगे तो हमको ये बॉक्स मिलेगा जहां पर हम डिफाइन करेंगे, जो लिखेंगे वो आपको दिखाई नहीं देगा, उसके जगह डॉट डॉट दिखाई देगा। नेक्स्ट आता है फाइल। तो फाइल हमको ओपन करना है, हमारा फोटोग्राफ्स हमको चाहिए, तो कैसे ओपन करेंगे, तो इनपुट टाइप हम क्या लिख देंगे, फाइल। आईडी हमने लिखा है माई फाइल, तो माई फाइल आईडी इसलिए लिखें क्योंकि लेवल का हम जरूरत है, तो लेवल में हमने लिखा सेलेक्ट ए फाइल। तो जैसे ही सेलेक्ट ए फाइल रहेगा उसी के बगल में एक बॉक्स आ जाएगा जहां पर ब्राउज रहेगा, ब्राउज से हम सेलेक्ट करेंगे तो वो फाइल वहां पर दिखाएगा। तो ये इनपुट टाइप फाइल। तो अब चलिए इसका एग्जांपल का आउटपुट हम देखते हैं कि कैसे दिखाएगा ये। तो इसको दिखाएगा इस तरीके से, आप देखिए इसको,
ये आगे सेलेक्ट अ फाइल दैट इज़ ए लेबल। अब ये फाइल दिख रहा है, यहाँ पर फाइल में यदि हमको ज़रूरत है तो हम सीधा पाथ लिख देंगे इसका। यदि हमको नहीं पता है तो यहाँ पर वो टाइप नहीं हो रहा है, नहीं होगा, तो हमको ब्राउज दिया हुआ है, तो इसलिए हमको ब्राउज से उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे। तो ब्राउज से हमने फाइल को सेलेक्ट किया, ये देखिए कोई भी फोटो को हमने सेलेक्ट किया, ओपन किया, जिसके पाथ है। तो इसके द्वारा हम पर्टिकुलर किसी फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि टाइप यदि हम फाइल करते हैं तो हमारे पास एक फाइल का टेक्स्ट बॉक्स और ब्राउज दोनों आ जाएंगे, जिससे हम पर्टिकुलर किसी भी फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप यूज़ करते हैं कहाँ पर, जब हम एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह भरते हैं, फोटोग्राफ सिग्नेचर को अपलोड करते समय उसी का ही ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टेक्स्ट एरिया का। तो टेक्स्ट एरिया हमने पहले बताया था, यदि हमारे पास एक से ज़्यादा करेक्टर को यदि हमको एंट्री करना है या लिखना है तो हम उस टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हैं। तो टेक्स्ट एरिया के लिए हमने डिफ़ाइन किया हुआ है यहाँ पर, देखिए ये आपको दिख रहा है, टेक्स्ट एरिया आईडी इक्वल टू डिस्क्रिप्शंस और कॉलम्स इक्वल टू 50 कॉलम का, रो नंबर 5 है। तो 5 रो और 50 करेक्टर के लिए एक बॉक्स बन जाएगा। उस बॉक्स में ये जो इन्फॉर्मेशन हमने लिखा हुआ है वो इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ आएगा। यदि हम यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखते हैं तो ब्लैंक लिखा हुआ आएगा, जहाँ पर हम कोई इन्फॉर्मेशन को भर सकते हैं। और टेक्स्ट एरिया का क्लोज हम इस तरीके से स्लैश टेक्स्ट एरिया करेंगे। यहाँ पर आईडी इसलिए यूज़ किया गया है ताकि हम इसका लेबल डिफाइन हम कर रहे हैं डिस्क्रिप्शंस। तो यहाँ पर लेबल डिफाइन कर रहे हैं इस डिस्क्रिप्शंस के बेस पे, तो ये जैसा ऐसे लिखा है यहाँ पर आईडी में सेम है। तो इस प्रकार से टेक्स्ट एरिया को आपको समझ में आ गया होगा कि टेक्स्ट एरिया कैसे हम डिफाइन करेंगे। लेबल यदि डिफाइन नहीं करना चाहते हैं तो आईडी की ज़रूरत नहीं है, कॉलम डिफाइन नहीं करना चाहते हैं तो कॉलम की ज़रूरत नहीं है, रोज़ डिफाइन नहीं करना चाहते हैं तो रोज़ की ज़रूरत नहीं है, वो अपना बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। सिर्फ आप टेक्स्ट एरिया आप लिखिए और टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर दीजिए, जो लिखना है आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा टेक्स्ट एरिया कैसे काम करता है। अब इसका आउटपुट हम देख लेते हैं। आउटपुट में आप देखिए डिस्क्रिप्शंस लिखा हुआ लेबल है और यहाँ पर आपका नाम जो हमने वहाँ पर पहले से लिख दिया वो आपको दिखाई दे रहा है। और इस तरीके से 5 लाइन से ज़्यादा हो गया तो आप देख सकते हैं, गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। तो 5 हमने रो दिया है इसलिए 5 लाइन का दिखाया। अब आगे का लाइन जो होगा वो स्क्रॉल हो जाएगा, तो स्क्रॉल बार आपको दिख गया यहाँ पर इस तरीके से। और आगे हम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर और भी कुछ भी लिख सकते हैं, या जो लिखा हुआ है उसको आपको मिटा के कुछ दूसरा लिखना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं, जैसे राम कुमार, जो भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, अपना क्वालिफिकेशन लिखना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शंस ये टेक्स्ट एरिया के कारण ही है हमारा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो लेंथ हमने लिया है उतने करेक्टर इसमें यूज़ होगा। जैसे ही वो करेक्टर भर जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं, अपने आप नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो जो लाइन भरा जाएगा तो अपने आप वो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा टेक्स्ट एरिया का, टेक्स्ट एरिया किस प्रकार से काम करता है। और आपको हमने एक चीज़ और बताया है कि एक्शन वाले को सेक्शन को आप हटा देना, एक्शन वाले को हटाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज पता नहीं चल पाएगा कि आपका फॉर्म। सबमिट बटन को क्लिक करेंगे तब एक्शन की ज़रूरत है, सबमिट बटन को क्लिक मत करना ताकि आपका एक्शन फिर दूसरा वर्क हो जाएगा। तो एक हमने बायोडाटा के एक फॉर्म हमने डिज़ाइन किया हुआ है, ये आप लोगों के लिए टास्क है। इस तरीके से आपने अभी फॉर्म एलिमेंट्स आपने पढ़ा, उन सारे फॉर्म एलिमेंट्स को देखकर आपको इस तरीके से एक बायोडाटा आपको फॉर्म बनाना है। तो आप इस बायोडाटा फॉर्म को ज़रूर बनाएंगे। हिंट के रूप में हम इसका कोड हम बता देंगे, आगे बताएंगे इसको कि किस प्रकार से बनाना है। लेकिन पहले आपको इसके अनुसार से आपने अभी तक जितने भी फॉर्म एलिमेंट्स पढ़े हैं, हमने जो बताया है, उन्हीं सारे फॉर्म एलिमेंट्स का यूज़ करते हुए आपको ये बायोडाटा का फॉर्म बनाना है। जैसे एग्ज़ाम वगैरह में एग्ज़ाम फॉर्म होता है, एडमिशन फॉर्म होता है, उसी प्रकार से एक हमने बायोडाटा के एक सैंपल बनाए हुए हैं और इसी सैंपल के बेस पे आपको डिज़ाइन करना है एक फॉर्म, ताकि जब आप उसको
HTML में देखें डॉक्यूमेंट में तो इस तरीके से बायोडाटा का फॉर्म आपको दिखे। और इसके हेल्प के लिए हम आगे बता देते हैं कि इसको किस प्रकार से बनाना है, लेकिन पहले आप कोशिश करेंगे अपने मन से सारा चीज़ों को पढ़ के अपने मन से आप बनाएंगे। तो ये आपका टास्क वर्क है। जब आपसे नहीं बन पाएगा तब आप इसका कोड को आप देख लेंगे। ये हमने कोड लिखा है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस कोड को, क्योंकि सारे कोड को हमने पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं सारे लेक्चर। तो जितने लेक्चर हमने अभी तक 5 लेक्चर है इस यूनिट का, तो आपको ये पांचों लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको ये बायोडाटा आपको फॉर्म बनानी है। ये यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। तो आप इस बायोडाटा फॉर्म को बनाने के लिए इस कोड को आप पॉज करके नोट कर लेना, लेकिन पहले मत नोट करना, पहले बना लेना। बनाने के बाद आप देखना और उसके बाद आपको समझना। और जब समझ में नहीं आएगा कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमने इसमें लिखा है तो ज़रूर आप हमको कमेंट्स कर देंगे और हम उसका आंसर बताएंगे। और इस कोड का जो आउटपुट है ये हम आपको बता रहे हैं। इसी आउटपुट को हमने स्क्रीनशॉट लेके हमने वहाँ पर डिज़ाइन किया था। ये तो ये बायोडाटा फॉर्म है। आप इसमें जो भी आप लिखेंगे जैसे हमने भरा, यहाँ पे फोटो, हमने कोई भी फोटो को हमने कर लिया, फोटो आ गया, हमने लिख दिया मेल एड्रेस, दिल्ली रोड, बालोद, डिस्ट्रिक्ट बालोद। ये हमने कुछ स्टेट का नाम डाल के रखा है, हमने इसमें से लिख लिया छत्तीसगढ़, PG एक्सपीरियंस 12 ईयर, जो भी और जो एक्सपीरियंस आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन्फॉर्मेशन भरा। और जैसे सबमिट करेंगे, चूंकि हम सबमिट में उसको क्वेरीज के लिए कोई इन्फॉर्मेशन हमने कोई प्रोग्राम नहीं लिखा है, इसलिए ये क्वेरीज काम नहीं करेगा। रिसेट को हम यहाँ पर बता देते हैं। अभी हमने ये सब चीज़ भरा, तो भरने के पहले ये फॉर्म कैसा था वैसे ही हो जाएगा। तो रिसेट में भी डिफाइन नहीं है, बटन बस बनाए हैं, रिसेट हमने नहीं किया। ये जो फॉर्म हम भरे हैं वो रिसेट हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आउटपुट मिलेगा। जो कोडिंग करेंगे इसी आउटपुट को हमने वहाँ पर लेके गए हैं आपको दिखाने के लिए। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म बनाना है और फॉर्म बनाने के बाद आपको वर्क करके देखना है इस प्रकार से। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ कि ये पांचों लेक्चर पढ़ने के बाद आप HTML के बारे में जितने भी आपकी उस यूनिट में जो डिफाइन किया गया सारे चीज़ें को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है। और यूनिट 3 इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाता है।